जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे सॉलिड्स के हवाले से। अब अगर सॉलिड के हवाले से मजीद हम बात करें तो सॉलिड्स की हमने लास्ट कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। इन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद सॉलिड की टाइप्स को पढ़ना जरूरी है। बेटा सॉलिड की दो टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एक, और एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। अच्छा, फिर क्रिस्टलाइन, अच्छा अब ये जो टॉपिक है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये और डिटेल है जिसको हम आज की क्लास से नहीं आगे की क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आज इनके ऊपर जरा हमें तवील बहस करनी है। मैंने कुछ टीचर से सुना है कि जब बच्चे उनसे सवाल करते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड या व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड, तो बच्चों को एक मिसाल देकर बताते हैं। क्या बताते हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा सॉलिड जिसके आपको क्रिस्टल जर्रे नजर आए, हाथ में लेने पर या आंखों से देखने पर आपको जर्रे नजर आए, ऐसे सॉलिड को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, जैसे कि चीनी, वो एग्जांपल देते हैं चीनी या नमक। और पूछा जाए कि सर एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड के लिए उनका जवाब ये होता है कि एमॉर्फस सॉलिड बेटा ऐसा सॉलिड होता है जो पाउडर जैसा हो, जैसे आटा। तो ये आटा हो या घर में जो नॉर्मल पाउडर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह का पाउडर होता है, तो जो अगर कोई चीज पाउडर जैसी है तो उसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे, और अगर कोई चीज क्रिस्टल जैसी है जैसे चीनी या नमक जैसी जर्रे हैं जिसके अंदर, तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। ऐसा मैंने अक्सर टीचर्स को बच्चों को ये एक्सप्लेन करते हुए सुना है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस एक्सप्लेनेशन से वाकिफ हो या जो इस एक्सप्लेनेशन को जानता हो? इज एनीबॉडी देयर? कोई है जो इस बात की मेरी तारीफ करे कि हाँ सर मैंने भी अपने टीचर से पुराने यही सुना है? कोई भी? मेरे ख्याल से नहीं। हाँ या नहीं तो बोलो। नो सर। नो सर। ओके ओके। अगर किसी ने भी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं वैसे जनरली ऐसा होता है। इवन मैंने खुद भी जब अपने टीचर से एक फर्क का सवाल किया था स्कूल की बाजी से, अपनी स्कूल की टीचर, तो उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसे ही जवाब दिया था, और उसके अलावा भी मैंने काफी लोगों से सुना है। लेकिन बेटा ये जवाब सरासर गलत है। क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस का फैसला आंखों से देखकर लगाना कतई गलत है। आंखों से देखकर कोई चीज क्रिस्टलाइन है या कोई चीज एमॉर्फस है, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप बात करें, चीनी की बात करें, अगर मैं चीनी को किसी ग्राइंडर में डाल के पीस दूं, चीनी के क्रिस्टल्स लूं और उसको ग्राइंडर में डाल के पीस दूं, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी पाउडर शुगर आती है, देखिए किसी ने ये सुना है इसके बारे में? यस सर। यस सर। जो पाउडर शुगर होती है वो पाउडर शुगर बिल्कुल पाउडर जैसी ही होती है ना, मतलब जो आम कोई दूसरा पाउडर हो जैसे आटा या कोई और पाउडर, उसकी अपीयरेंस अगर उसको हाथ में छुओ तो बिल्कुल वैसी लगती है। सर Yes, वेट में हल्की होती है। वेट में हल्की होती है, ठीक है, बिल्कुल पाउडर जैसी फील होती है ना, ऐसा तो नहीं कि जर्रे फील होते हैं? नहीं सर, पाउडर जैसी होती नहीं है। अब मैं तुम्हारे हाथ में वो पाउडर दे दूं, यानी कि चीनी का वो पाउडर दे दूं, और तुमसे कहूं कि बेटा मुझे ये जरा बताओ छू कर, ना चखना है ना कुछ करना है ना सूंघना है, सिर्फ छू कर बताओ क्या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमॉर्फस, तो तुम हाथ में लोगे उस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक और तुम बोलोगे सर पाउडर है, एमॉर्फस होगा। लेकिन असलियत में क्या था? असलियत में तो चीनी थी, और चीनी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड थोड़ी चीनी। आ गई बात समझ में? तो पाउडर होना या जर्रे होना ये इस बात की अलामत नहीं है कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है या कोई एमॉर्फस सॉलिड है, इस बात की अलामत नहीं।
बल्कि इसकी जो अलामत या जो इसके बारे में बात होती है वो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर पर होती है। मॉलिक्यूल सॉलिड हैविंग रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप, सॉलिड मॉलिक्यूल हैविंग रेगुलर, इसको बल्कि मैं पूरा ही लिख लेता हूं ना, नजर नहीं आएगा। सॉलिड मॉलिक्यूल्स having regular geometric shape, ऐसे सॉलिड जिनका कोई रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप हो उसको हम क्या कहेंगे? एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। और एमॉर्फस सॉलिड, सॉलिड हैविंग इर्रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप। और ऐसे सॉलिड जिनका इर्रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप हो उनको क्या कहेंगे? एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। अब ये रेगुलर शेप और इर्रेगुलर शेप का क्या मतलब है? अगर बहुत ध्यान दें, मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं NaCl की, घर में इस्तेमाल होने वाला जो कॉमन सॉल्ट होता है उसकी। अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान दें तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है ना, एक जो क्रिस्टल होता है वो इस तरीके का होता है। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक क्यूबिक शेप है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये एक क्यूबिक शेप है, सही है? अच्छा, ये रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप है। रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप का मतलब कोई ऐसी शेप होगी मॉलिक्यूल की जिसका जिक्र ज्योमेट्री में मिलता है। अच्छा, ज्योमेट्री जो हम मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें सिर्फ 4 तरह के शेप नहीं होते, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। हम तो बचपन से ये 4 पढ़ते आ रहे हैं, सर ये ज्योमेट्री। ऐसा नहीं है, शेप्स तो बेताज है उसके अंदर। ये क्यूब है, क्यूबॉइड होता है, हेप्टागन, पेंटागन, पता नहीं कौन कौन से गॉन होते हैं, और फिर हेड्रल और पता नहीं कौन कौन से शेप्स होते हैं, मैं तो नाम भी नहीं याद है मुझे, कितने सारे होते हैं। तो उन तमाम शेप्स में से जो हम ज्योमेट्री में देखते हैं या पढ़ते हैं, उन तमाम शेप्स में से कोई एक शेप भी है ना, अगर मॉलिक्यूल का कोई एक शेप भी है, एक शेप भी कोई, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड में सारे के सारे एटम इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो, कोई रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप नहीं है। जहां दिल चाह रहा है उसने वहां पे घर बना लिया। अब इसमें कोई ज्योमेट्रिक शेप नजर आ रहा है आप लोगों को? नो। यकीनन होगा नहीं। जब आप लोगों को कोई रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप नजर नहीं आ रहा तो ये सारे के सारे, ये अब यहां पर कोई रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप नहीं है, तो इट मींस ये एक एमॉर्फस सॉलिड है। इसके अंदर रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप ना हो वो क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड होता है। बात समझ में आ गई बेटा? तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड समझ में आया? Yes, आ sir. गया। ठीक है। अब ये वाला इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज मैं मिटाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं डिफरेंस के पॉइंट्स लिखता जाऊंगा, तो ये जो एग्जांपल देता जा रहा हूँ सब मिटाता जाऊंगा। लेना है सर स्क्रीनशॉट? बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, तो देखें। हाँ, बोर्ड का जो है ना मसला ये है कि ये नहीं आ रहा क्योंकि ये रॉन्ग वीडियो सेटिंग पर डला हुआ है। कुछ शेड भी पड़ रहा है ना लाइट का, वजह से भी इशू हो रहा है।
बिना लाइट के जो है ना वो बोर्ड नजर नहीं आएगा। अब ठीक लग रहा है कुछ? जी सर अब सही है। सर, ले लिया। ओके, ये जो शेडी हिस्सा है यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिक लिखा है, ठीक है, ये शेडी हिस्सा आ रहा है, यहाँ मैंने ज्योमेट्रिक लिखा है। अच्छा, अब ये पहला पॉइंट तो हो गया। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बीपी और एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, सही है? अच्छा, Yes. और एमोर्फस सॉलिड का इर्रेगुलर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इर्रेगुलर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है एक रेंज होती है, यानी कि कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जैक्टली कोई एक या एक टेम्परेचर की वैल्यू होगी, 500, 600, 700, 800, जिसके ऊपर वो सॉलिड मेल्ट या बॉयल होगा, एक वैल्यू होगी। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, बल्कि एमोर्फस सॉलिड में किसी भी सॉलिड के मेल्ट होने की एक रेंज है, जैसे 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक ये बॉयल हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। भाई 200 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये मेल्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से रेंज होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्रिस्टलाइन में क्यों होता है और एमोर्फस में क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक रेगुलर पैटर्न में बना हुआ, उस रेगुलर पैटर्न की वजह से हर एटम दूसरे एटम को एक जैसी पावर से खींच रहा होता है और एक जैसा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ठीक है? उसके बरक्स एमोर्फस सॉलिड में तमाम एटम जिसका जहां दिल करता है वो वहां जाके जुड़ जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कहीं अगर एटम्स के दरमियान, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ दो एटम्स के दरमियान फासला कम है लेकिन इस तीसरे एटम में फासला ज्यादा है, तो जितना ज्यादा फासला होगा बॉन्ड उतना कमजोर होगा, तो उसको तोड़ना उतना आसान हो जाएगा। लेकिन जितना कम फासला होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा और उसको तोड़ना उतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसके कोई एक टेम्परेचर नहीं होता मेल्ट या बॉयल होने का, बल्कि एक रेंज होती है जिसके अंदर सारे बॉन्ड टूटते हैं और ये मेल्ट या बॉयल होता है। बात समझ में आई? जी सर। कोई जी सवाल? सर। कोई सवाल बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर दे हैव क्लीवेज प्लेन या क्लीवेज एक्सिस, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। दे डोंट हैव क्लीवेज एक्सिस, इनके अंदर क्लीवेज एक्सिस नहीं होता, तो होता है उसमें नहीं होता। अब सर व्हाट इज दिस क्लीवेज एक्सिस? जो क्लीवेज एक्सिस आप बता रहे हैं सर, ये क्लीवेज एक्सिस क्या है? क्लीवेज एक्सिस कहलाता है बेटा काटने की जगह। एक पेपर अगर आपके हाथ में हो, उस पेपर को अगर बीच से फाड़ना चाहो, ठीक है, एक पेपर अगर आपके हाथ में हो और उस पेपर को आप बीच से फाड़ना चाहो, तो बीच से फाड़ने के लिए क्या करोगे, क्या होगा? सर वो बीच में से आधा हो जाएगा। हाँ, बीच से आधा तो हो ही जाएगा। मैं बेसिकली कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। दो पहले हिस्सों सर में हो उसे जाएगा। फोल्ड करेंगे। पहले उसे सर दो फोल्ड हिस्सों करेंगे, में हो जाएगा। बिल्कुल। देखो मैं तो ऐसे समझाता हूं कि मेरे हाथ में ये अभी एक पेपर आ गया, ठीक है, बड़ा बड़ा चौड़ा सा हो रहा है, गंदा सा, लेकिन यही है अभी फिलहाल। तो ये पेपर है, अगर मैं इस पेपर को
ठीक है, पेपर को यहाँ बीच से फाड़ता हूँ, इररेगुलर पैटर्न में फट गया, ठीक है ना, ये अलग टुकड़ा है, अलग टुकड़ा है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंस। अगर मैं चाहूं कि दोनों पेजेस को बराबरी से काटूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक मार्क लाइन लगा दूंगा, इसको फोल्ड करके ऐसे कि मैं इस लाइन पर फाड़ना चाह रहा हूं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके जोर लगाते हैं ना, ताकि ये फिक्स हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगाकर इसी एक्सिस के ऊपर फाड़ते हैं। अब जब मैं इससे फाड़ूंगा तो देखो दो हिस्सों में बराबर तकसीम हो गया पेपर। ये चीज समझ में आई? Yes, इसे sir. कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं क्लीवेज एक्सिस। ये था क्लीवेज एक्सिस, और ये वाली जो एग्जांपल थी ना, ये नॉन क्लीवेज एक्सिस था, और ये क्लीवेज एक्सिस, ठीक है। यानी कि क्लीवेज एक्सिस एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी लाइन या एक ऐसी जगह होती है किसी सॉलिड के अंदर कि अगर मैं उससे काटना शुरू करूं सॉलिड को, तो दो बराबर हिस्सों में उस सॉलिड को काट दूंगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस तरह का क्लीवेज प्लेन पाया जाता है, और एमोर्फस सॉलिड में इस तरह का क्लीवेज प्लेन नहीं पाया जाता। अब अगेन कोई इसका रीजन पूछे कि सर ऐसा क्यों होता है कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही क्लीवेज प्लेन पाया जाता है या हमें मिलता है, बट एमोर्फस में नहीं मिलता, तो बेटा अगेन इसका रीजन वही बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जो हमारे पास क्रिस्टल होता है ना एक, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर एक ज्योमेट्रिक शेप बना हुआ होता है। अब जब मैं मुख्तलिफ, जैसे अभी मैंने एक NaCl की एग्जांपल दी थी, अब मेरे पास ऐसे लाखों क्रिस्टल्स हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे मेरे पास लाखों क्रिस्टल्स हैं। अब मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा इन लाखों क्रिस्टल्स को एक साथ जोड़ के रखो, आप जिस तरह भी चाहो जोड़ लोगे। अच्छा, जोड़ने में कहीं तो ऐसा होगा ना कि जहां पर तुमने इस तरह से दो कहीं ऐसा होगा कि तुमने इस तरीके से दो जो है वो इसको जोड़ दिया होगा, दो क्रिस्टल्स को इस तरीके से जोड़ दिया होगा, तरीके से मल्टीपल क्रिस्टल्स जुड़े होंगे। तो ये जो इनकी बाउंड्री लाइन होगी, अगर मैं वो छुरी इस बाउंड्री लाइन के ऊपर चला दूं, तो इन दो क्रिस्टल को तोड़ के अलग कर सकता हूं। Yes. Yes. क्योंकि इनके अंदर सारे क्रिस्टल बराबर होते हैं। अब आ जाओ एमोर्फस पे। एमोर्फस का मसला क्या है? अगेन एमोर्फस का के अंदर मसला ये कि जहां दिल चाहता है एटम वहां जुड़ता है। अब कोई ज्योमेट्रिक शेप ही नहीं है, तुम बोलो यूं काट दें सर, यूं काट दें, किसी भी एंगल से काट दो, बराबरी से दो टुकड़े इसके नहीं कर सकते ड्यू टू दिस इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। क्लियर हुई बात? Yes, sir, हो गए। जी सर। आगे चल रहा हूं रब करके। अच्छा, they have directional properties. They have non-directional properties. ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज और इनडायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी या इनडायरेक्शनल प्रॉपर्टी बेसिकली ये चीज क्या है? किसी को इसके ये, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि अच्छा इस चीज को हम कहते हैं, ये जो है ना ये दे हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, इसको कहते हैं एन आइसोट्रोपी, और इस लफ्ज को कहा जाता है आइसोट्रोपी। कुछ है जानकारी इसके बारे में? है कोई जानकारी? नहीं, चलो ठीक है मैं बताता हूं। देखो, ओके। अच्छा देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टुकड़ा है, और ये एक टुकड़ा मेरे पास एक एमोर्फस सॉलिड का है। अच्छा, इस टुकड़े में भी करोड़ों की तादाद में एटम और मॉलिक्यूल होंगे, और इस टुकड़े में भी करोड़ों की तादाद में एटम या मॉलिक्यूल होंगे।
सही है ना। अब इसकी अगर मैं इस साइड से बात करूं, यानी कि इस टुकड़े के इस साइड वाले एरिया से बात करूं, या इस टुकड़े के इस साइड वाले एरिया से बात करूं, तो इधर हो सकता है, इस साइड पर हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग, मतलब यहां पर कुछ वैल्यूज आ रही हैं उसकी, और अगर यही चीज मैं इस डायरेक्शन से निकालूं तो उसकी वैल्यूज कुछ आ रही है। लेकिन अगर यही बात मैं एमोर्फस सॉलिड के लिए कहूं तो जो प्रॉपर्टी उसकी इस साइड पे मिलेगी, यानी कि इस फेस पे मिलेगी, वही सेम प्रॉपर्टी इस फेस पर भी मिलेगी, वही सेम प्रॉपर्टी इस फेस पर भी मिलेगी, वही सेम प्रॉपर्टी इस फेस, यानी कि हर फेस के ऊपर इसकी जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी, आंसर जो होगा वो सेम होगा, यहां पर नहीं होगा। अब इसके पीछे फिर क्या वजह है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो इस तरह की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो इस तरह की डायरेक्शन प्रॉपर्टीज क्यों शो नहीं करते? ये एक रीजन है बहुत बड़ा। देखो बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं ना, यानी कि जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये इनकी बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड हरकत की वजह से, यानी कि इसके अंदर जो एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में अटैच्ड होते हैं। अब ड्यू टू दैट, अब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, जैसे मैं एक मिसाल दूं, वो आजकल एक फेसबुक पे बड़ी तस्वीर चल रही है कि वो एक शेरनी ने एक बच्चे को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। अच्छा, वो जो एक एंगल से उसकी पिक्चर ली गई तो ऐसा लग रहा है कि वो उस बच्चे को खा रही है, दूसरे एंगल से पिक्चर ली तो पता चला कि वो अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही है। तो उसके नीचे कैप्शन लोग बड़ा चला रहे हैं कि जो आपका परसेप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। तो ये जो बहुत सारी फील्ड होती है, चीजें जो होती हैं, इसके अंदर परसेप्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी बड़ा मैटर करती है। जैसे एक मिसाल देता हूं, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, उसके अंदर उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। उसका कुछ इस तरीके का एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका एक जो क्रिस्टल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, हर क्रिस्टल में एक कॉर्नर पर एक एटम होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी कि एक क्रिस्टल बहुत सारे एटम्स का मजमूआ होता है। जब मैंने अभी NaCl बनाया था ना, NaCl का क्रिस्टल, तो NaCl का क्रिस्टल ऐसा नहीं था कि NaCl के क्रिस्टल में जो है वो पूरा का पूरा ये क्रिस्टल एक मॉलिक्यूल है, नहीं, बल्कि ऐसा क्या था कि एक हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम था। अब ये क्रिस्टल किस तरीके से वजूद में आता है, क्या असलियत में एटम्स ऐसे होते हैं, इसके ऊपर भी बात अभी मैं करता हूं, ठीक है। अगर मैं ग्रेफाइट के अंदर से पैरेलल, यानी कि ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल से पैरेलल इस तरह से मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगा, ठीक है, तो ग्रेफाइट में से करंट पास हो जाएगा, लेकिन सॉरी, ग्रेफाइट में से करंट इस तरीके से पैरेलल मैनर में पास हो जाएगा। लेकिन अगर यही करंट मैं इसके परपेंडिकुलर पास करना शुरू कर दूं, यानी कि इस तरीके इस डायरेक्शन में अगर करंट पास करने की कोशिश करूंगा तो करंट पास नहीं होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ग्रेफाइट के लिए एक डायरेक्शन से क्यों नहीं हो रहा है, एक डायरेक्शन से क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जो मैं करंट पास कर रहा हूं ना, उनको जाने का रास्ता मिल जाएगा, वो निकल जाएंगे, आराम से पास हो जाएंगे। इस तरफ से आएंगे ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये रोक लेंगे, इस तरफ से रोकने वाला कोई नहीं है, इस तरफ से रोकने वाले बहुत है। तो इसे इस वजह से डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। थोड़ा सा एक चीज कॉम्प्लिकेटेड है जो इस स्टेज पे बच्चों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चीजें इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे आपको चीजें बेहतर अंदाज में क्लियर होने लगेंगी। फिलहाल अभी ये थोड़ा बहुत जो मैंने समझाया ये कुछ समझ में आया? जी सर। Yes, कोई sir. सवाल तो नहीं इसमें? No, sir. ठीक है। अच्छा, इसके आखिरी पॉइंट की तरफ चल रहा हूं मैं। इसके आखिरी पॉइंट की तरफ चल रहा हूं। They have symmetry. They do not have symmetry. ठीक है, और ये बात गलत भी नहीं है। सिमेट्री का मतलब पता है? नो सर। सर के
जिस तरह से उनको काटा जाए वैसे उनका ओरिजिनल शेप है। नहीं, ये वो क्लेवेज एक्सप्लेन में आता है। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि जैसे ये दो अलग अलग मार्कर हैं, ठीक है। अब मैं इनको ये 4 मार्कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं हर एंगल से तुम्हें घुमा के दिखाता हूँ, बताओ अलग अलग हैं एक जैसे हैं? क्या नजर है आपकी? एक जैसे। एक जैसे है सेम ना? सर। अच्छा, जब तक मैं ढक्कन नहीं दिखाऊं ये नहीं कह सकते ये अलग है। ढक्कन को थोड़ी देर के लिए छुपा लेते हैं, मान लेते हैं ढक्कन ही नहीं है, तो हर एंगल से ये एक जैसे ही है शेप पे। ऐसा तो नहीं है कि किसी एंगल से शेप कुछ है, किसी एंगल से शेप कुछ है, ऐसा तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। बस इसे कहते हैं सिमेट्री। और अगर ऐसा ना हो तो इसे कहते हैं नॉन सिमेट्री, यानी कि किसी डायरेक्शन में शेप कुछ आ रहा हो, किसी डायरेक्शन में शेप कुछ आ रहा हो, उसे नॉन सिमेट्री कहते हैं। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि एटम्स इर्रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। जब एटम्स इर्रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं तो अल्टीमेटली जो सब्सटेंस का शेप बनता है वो भी इर्रेगुलर बनता है, वो भी रेगुलर बन ही नहीं सकता, ठीक है। जी सर। ओके। अच्छा, एक चीज और, अब यहाँ तो सारी बात पूरी हो गई, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस भी बता दिया, इन दोनों को डिटेल में भी समझा दिया। पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है। मुझे एक आखिरी बात बतानी है, जब बच्चों से हम ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं ना, तो बच्चों के जहन में जब हम बार बार इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाकर बच्चों को दिखा रहे होते हैं, तो बच्चों के जहन में एक तस्वीर बैठ जाती है कि एटम, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कुछ इस तरह के साइज के होते हैं, और उनमें, अच्छा फिर जब हम कहते हैं कि बेटा हर कॉर्नर पे एक एटम होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात कही थी ना, तो बच्चों के जहन में ये आ जाता है कि एटम्स के दरमियान इतना इतना बड़ा फासला। सर आप तो कह रहे थे कि जो सॉलिड होता है, कल तक तो आप ये कह रहे थे कि एक दूसरे से चिपके चिपके रहते हैं, आज इतना बड़ा फासला, किसी के जहन में सवाल नहीं आया? सर वो जो आपने बताया था वो जो ग्रेफाइट का बताया, ग्रेफाइट के हर उस पे एक एक एटम होता है। बेटा इसके भी मैंने स्ट्रक्चर ये देखो बनाकर ऊपर रखा हुआ है, ये ग्रेफाइट के कॉर्नर में भी होता है, क्यूबॉइड में भी, हर जो भी ज्योमेट्रिक शेप बन रहा होगा उसके हर कॉर्नर पे एटम होगा, पता है आजकल। अब किसी के जहन में सर, ये सवाल नहीं आप आ रहा कि सर कल तक तो आप चिपका रहे थे, आज आपने इतना फासला कर दिया? सही है, आपने हमें इतना बड़ा दिखाया, वरना तो ये छोटा होता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेरी बात को जरा समझना, मैं इसी बात की थोड़ी वजाहत कर दूं। और सर ये इस तरह से लाइनें तो बनती नहीं होंगी, है ना? एटम के अंदर इस तरीके से लाइनें तो मॉलिक्यूल या शेप में तो बनने वाली नहीं है, तो अब क्या करते हैं? असल में अगर मैं एटम्स की बात करूं तो एटम्स ऐसे चिपके हुए ही होते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट इन एटम्स के सेंटर से लाइंस को ज्वाइन करना शुरू करते हैं। एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक लेके जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर। जब लाइंस को ज्वाइन करते जाते हैं तो वो अल्टीमेटली एक ज्योमेट्रिक शेप की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये वाला इसकी तरफ आ गया, बोल रहा, ठीक है। अल्टीमेटली वो एक ज्योमेट्रिक शेप की तरफ बढ़ जाते हैं। अब जरा गौर करो, यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक शेप बनता हुआ नजर आया? यस। जी बना। सर। जी। तो ऐसा असल में नहीं होता कि एटम्स के दरमियान इतना फासला होता है या ये लाइनें बनी हुई होती हैं, बल्कि साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक सॉलिड लिया, उस सॉलिड की एक ऐसी तस्वीर ले ली जिसमें सारे एटम्स नजर आते हैं, फिर हर एटम के ऊपर उसके सेंटर से दूसरे एटम तक लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से वो ड्रॉ करते चले जाते हैं, ड्रॉ करते चले जाते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक शेप के करीब पहुंच जाते हैं। तो वो इस तरह का एक शेप बना लेते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई ये जो पार्टिकल है या ये जो सॉलिड है ये इस शेप का मालिक है, इसके जो पार्टिकल्स है वो इस शेप में होते हैं। तो क्रिस्टल जो हमारे पास बनते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो ऐसे बनते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? जी सर। यस सर। यस। कोई सवाल और मजीद? नो सर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास फिलहाल यही ऑफ कर रहे हैं, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? जी। ओके। अल्लाह हाफिज। ओके
सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।